हम मेरे लिए धक्के खाते फिरेंगे। तो बेहतर नहीं जनाब मैं अपना बेच दूँ। 8 साल से मैं यहाँ पे एहतजाज इस्लामाबाद कैपिटल सिटी में हूँ, तो फिर जनाब मैं अपनी आंख ना बेचूं तो फिर मैं क्या करूँ? बताएं, आप बता दें क्या करूँ? इनके साथ इनका साथ देंगे आप पूरी कौम, हम भी और आप भी पूरी कौम मिलके हम इनका साथ देंगे कि इनकी आंख हम किस तरह बचा सकते हैं। नाजरीन, आंख अल्लाह ताला का दिया एक ऐसा तोहफा है जिसके बगैर इंसान नामुकम्मल है। अगर मजबूरी की हालत में इंसान अपनी आंख तक बेच रहा है तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा मजबूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में और आज का जो जुर्म तक प्रोग्राम है इसमें एक ऐसी स्टोरी शामिल कर रहे हैं कि हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो अपनी आंख तक बेचने तक आ गए। तो इनके साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया और इनको क्या मजबूरी है कि ये अपनी आंख बेचने तक आ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अकबर आजम साहब, सियालकोट से इस्लामाबाद 5 मई 2012 OPF इस्लामाबाद की करप्शन के खिलाफ पैदल लॉन्ग मार्च से शुरू होने वाला एहतजाज जो आज मोरखा जनवरी 2021 तक जारी है और इन 8 साल 5 माह के दौरान पाकिस्तान की 3 किंग्स पार्टियां इक़्तिदार में आई और अपनी मुद्दत पूरी की और अभी इनमें से एक तीसरी पार्टी जो इस वक्त इक़्तिदार में है और अपनी हुकूमत कर रही है। इन 8 साल 5 माह में अवामी हुकूमतों का इनके लिए क्या बयानिया था, क्या रद्द अमल था, क्या रद्द अमल रहा, ये सब कुछ जानेंगे मरकजी सदर आल पाकिस्तान कुवैत अराक जंग मुतासरीन एक्शन कमेटी के मरकजी सदर अकबर आजम मुगल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कुवैत पर अराकी कब्जा कब हुआ और कब ख़त्म हुआ और कब्जा ख़त्म हुए कितने साल गुजर चुके हैं? 2 अगस्त 1990 को इराक में कुवैत ने कब्जा किया था। 26 फरवरी 1991 को कुवैत से कब्जा ख़त्म हुआ इराकी, और इस कब्जे को ख़त्म हुए 30 साल हो चुके हैं। जंगबंदी ख़त्म हुए 30 साल हो चुके हैं। सालों से कुवैत आज़ाद है। 26 फरवरी 1991 को कुवैत पर अराकी कब्जा ख़त्म होने के बाद आप कुवैत गए, तो कुवैत की क्या सूरत हाल थी उस वक्त? बिल्कुल जी, हम 26 फरवरी 1991 को जब कब्जा ख़त्म हुआ तो मैं जुलाई 1991 कुवैत में था अपने वालिद साहब अपने भाइयों के साथ। हम चारों गए थे यहाँ से। मेरे वालिद साहब बड़े अच्छे थे। जब वो वहाँ पे कुवैत पहुँचे थे तो हालात बहुत ख़राब थे। जो कारोबार छोड़ के आए वो दरो दीवार ही रह चुके थे। बाकी अंदर हमें कोई भी हमारे मुतल्लिक़ जो हम काम करते थे वहाँ पे, मेरा वहाँ पे वर्कशॉप था, व्हील अलाइनमेंट का ब्रेक का काम हम लोग करते थे। कोई इक्विपमेंट नहीं मिला हमें, कोई सामान नहीं था। तो उसके बाद फिर हमने कुवैती हुकूमत से रुजू किया। कुवैती हुकूमत से रुजू करने के बाद कुवैती हुकूमत ने हमें यकीन दिलाया कि हम लोग आपके जो वहाँ पे कारोबारी मालियाती नुकसानात हुए वो पूरे करेंगे। आप कह रहे हैं कि जिन जगहों पर आपका कारोबार था वहाँ पर बामुश्किल दीवारें ही बाकी रह गई, तो आपने हुकूमत कुवैत से रुजू किया था, तो उनका क्या रद्द? उन्होंने कहा था कि हम लोग अकेले नहीं थे पाकिस्तानी, हमारे साथ बांग्लादेशी, इंडियन, श्रीलंकन, जिन जिन लोगों के वहाँ पे बिजनेस थे, कुछ अरब भी थे, लेबनानी थे, सीरियन थे जिनके वहाँ पे अपने कारोबार थे। हमने जब एहतजाज किया तो उनके जो लेबर मिनिस्टर थे कुवैत हुकूमत के, उन्होंने हमें कहा था कि हम एक यूनाइटेड नेशन और अमेरिकन गवर्नमेंट से अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए कोई फंड क्रिएट होंगे, उसके बाद फिर आपको कंपनसेट किया जाएगा। क्योंकि फ़िलहाल हमें 3 महीने का उन्होंने हमसे टाइम दिया। उन्होंने हमें कहा कि फ़िलहाल हमें 3 महीने दें, 3 महीने में हम कोई ना कोई इंशाल्लाह आप लोगों को आउटपुट देंगे। फिर उन्होंने आउटपुट दे दी हमें। 3 महीने बाद हमारे लिए फंड्स क्रिएट हुए।
कुवैत इराक से तेल निकाला जाना शुरू हुआ, एक इदारा कायम किया गया, यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा ने एक इदारा कायम किया जिसका नाम था, ये 1991 में एक इदारा कायम किया गया जिस इदारे का नाम था अक़वाम मुत्तहिदा मुआवजा कमीशन, इंग्लिश में कहा जाता था यूनाइटेड नेशन कंपनसेशन कमीशन। उनका काम सिर्फ यही था कि वो इराक से तेल लेते थे और तेल इंटरनेशनल मार्केट में बेच के इराक को सिर्फ और सिर्फ अद्वियात और खुराक के लिए पैसा दिया जाता था, बाकी पैसे वो जमा कर रहे थे जैसे जैसे जिन जिन मुल्कों की बारी आनी थी उन्होंने उनको पेमेंट करनी। उसके बाद फिर हमें जब वो फंड्स क्रिएट किए गए तो हमारी हुकूमतों ने, यानी पाकिस्तान हुकूमत ने, इंडियन हुकूमत ने, बांग्लादेशी हुकूमत ने, सब हुकूमत ने अपने अपने जो ओवरसीज से उनसे रब्ते किए और उन्होंने कहा कि आप अपने मालियाती नुकसान जो आपके हुए हैं जंग के दौरान कुवैत इराक वार में, वो आप अपने क्लेम सबमिट करें, आप लोगों को कंपनसेट किया जाएगा। फिर हमारे पाकिस्तान में 1992 था 1995 तक पहला फेज रजिस्टर्ड हुआ जिसमें 27,851 कुवैत इराक जंग मुतासरीन के क्लेम रजिस्टर्ड किए गए। तो उनमें हमने जब क्लेम अप्लाई किया तो हमारा क्लेम अप्लाई नहीं था, उन्होंने इसका नहीं था। आप कह रहे हैं कि 1992 था दिसंबर 1995 तक 27,891 पाकिस्तानी कुवैत इराक जंग मुतासरीन को OPF इस्लामाबाद में क्लेम जमा हुए थे, तो आपने तब क्लेम क्यों ना जमा करवाया? में जब हम 1992 तो 1995 में जब हम क्लेम रजिस्टर्ड करवाने के लिए गए तो हमें OPF के जो यहाँ पे इस्लामाबाद हेडक्वार्टर के एहलकार थे, और जब हमारे क्लेम की तफसीलात देखी तो वो मैं नहीं था और बहुत से लोग थे, तकरीबन कोई 2,500 लोग ऐसे थे जिनको कहा गया कि आपके क्लेम जो है वो $1 लाख अमेरिकी डॉलर या $1 लाख अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा के क्लेम है, लिहाजा हमारे पास अभी इतना बजट नहीं है कि हम आपके क्लेम रजिस्टर्ड करें। अब जब भी सेकंड फेज होगा, ये फर्स्ट फेज है, जब भी सेकंड फेज लॉन्च होगा उसमें फिर आप क्लेम सबमिट करना, आपको इत्तला दे दी जाएगी, आप तब क्लेम सबमिट करना, आपको तब क्लेम के पैसे मिलेंगे, आपको रकूम की अदायगियाँ होंगी, लेकिन फिलहाल हमारे पास बजट नहीं है। फिर हम छोड़ के आ गए थे वापस दोबारा, फिर मैं तो पाकिस्तान आया हुआ था तो मुझे वापस कुवैत जाना पड़ा, मैं कुवैत चला गया वापस। उसके बाद 2003 में सेकंड फेज शुरू हुआ, जब अब्दुल लालिका साहब की 22 जुलाई 2003 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज हुई, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा मुआवजा कमीशन $250 मिलियन दे रहा है, यानी पाकिस्तानी उस वक्त के 20 अरब रुपए का। 1992 था 1995 जो क्लेमर अपना क्लेम सबमिट नहीं करवा सके, वो अब उनके लिए चांसेस हैं वो अपने क्लेम सबमिट करवाएं, अब उनको रकूम की जाएगी। वो दस्तार लालिका साहब ने जो डेट दी थी वो 30 सितंबर 2003 थी। बाद में 5 दिन बाद यानी 22 जुलाई 2003 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद 27 जुलाई 2003 ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन इस्लामाबाद में एक इश्तिहार सारी तकरीबन तमाम अखबारात में एक इश्तिहार शाया करवाया, इसके मुताबिक इन्होंने 15 दिन की एक्सटेंशन दी कि अब 30 सितंबर 2003 लास्ट डेट नहीं है क्लेम जमा करवाने की, अब 15 अक्टूबर 2003 लास्ट डेट है क्लेम सबमिट करवाने। तो 2003 में फिर हमने क्लेम सबमिट किए, 15 अक्टूबर 2003 तक हमने अपने क्लेम सबमिट किए। तो उसके बाद फिर वो 2006 में इन्होंने 824 बंदों को डिक्लेयर कर दिया। हमें ये कहते हैं कि आपके कागजात नामुकम्मल थे। ये केस सादा केस है, बिल्कुल इसमें केस में इतना कुछ है नहीं है जितना बना दिया गया। 2003 में जब हमने क्लेम सबमिट करवाया तो हमें काउंटर चेकिंग पे, पूरी दुनिया में आप भी मीडिया से रिलेटेड है, आपको भी पता है कि आप एक चीज़ कहीं पे जाते हैं खरीदते हैं, उसकी एक रसीद मिलती है, आपको इनवाइस दी जाती है, और अगर आपने किसी कोई बैंक से पैसे लेने या कैश जमा करवाना हो या कैश नहीं तो आपको बैंक एक इनवाइस देता है, जमा करवाने के भी निकलवाने की भी इनवाइस होती है। अब ये एक ऐसा इदारा है जिन्होंने हमारे क्लेम तो काउंटर चेकिंग करने के बाद हमें इनवाइसेस दी थी। अब क्या बाद में कहते हैं जब हम आए यहाँ से अपनी क्लेम की परसू करने के लिए, जब इन्होंने 824 लोगों को पैसे दे दिए तो हम आए कि हमारा क्या बनेगा, तो उन्होंने कहा जी आपके कागजात नामुकम्मल थे। फिर हमने शुरू कर दिया रोना पीटना कि भाई हमारे कागजात नामुकम्मल थे, तो आप हमें अवेयर कर देते, हमें इतला तो देते कि भाई आपके कागजात नामुकम्मल है, ये डॉक्यूमेंट आपका लूज है, आप इसे प्रोवाइड करो, अदरवाइज आपका क्लेम कैंसिल होगा। लेकिन इन्होंने हमें इतला भी नहीं दी और हमें कह दिया, बहुत कुछ कहते रहे, ये तो पहले कहते रहे जी अक़वाम मुत्तहिदा ने आपके क्लेम कैंसिल कर दिए, फिर इन्होंने ये भी कहा जी अक़वाम मुत्तहिदा ने आपके पैसे नहीं दिए। सब झूठ था, ये सब बिल्कुल 100% झूठ साबित हुआ जो ये कहते रहे, क्योंकि PTI की हुकूमत में आने के बाद 2018 में जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करवाई है ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्ट्री को
ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन में, उन्होंने ये लिख के दे दिया ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन ने, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक वाहिद आदमी हूँ 92,824 को इतराक वार फैक्ट्रीज जो हैं उनमें से मैं एक वाहिद आदमी हूँ जिसने OPF से अपने एहतजाज के जरिए अपने जो मैं एहतजाज करता रहा हूँ, जो मैं मीडिया टॉक करता रहा हूँ, इन्होंने उसके बिहाफ पे मिनिस्ट्री को लिख के दिया कि हमने क्लेम तो इनके जमा कर लिए थे लेकिन हमने अक़वाम मुत्तहिदा को भिजवाई थी। अब देखें कि बददियानती की सूरत हाल देखें कि इन्होंने हमारे क्लेम आगे भिजवाने थे तो पैसे हमें मिलने थे। अब जिम्मेदारी तो इनकी थी ना कि इन्होंने हमारे क्लेम आगे भिजवाने थे, फॉरवर्ड करने थे अक़वाम मुत्तहिदा। इन्होंने किए ही नहीं है तो पैसे हमें कहाँ से मिलते। लेकिन जो अक़वाम मुत्तहिदा वाले कहते हैं वो भी अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। देखिए जनाब, जब आपको एक चीज की पेमेंट एक दफा कर दी जाती है, दोबारा आप उसी इदारे में जाके पेमेंट ले सकते हैं? नहीं लेंगे, कभी भी नहीं हो सकता इस तरह। यानी आपने एक मोबाइल परचेज किया है, आपने उसको पैसे दे दिए हैं, मोबाइल भी ले लिया है, परचेज पैसे भी उनको अदायगी कर दी है। अब दोबारा आप जाके उनको कहेंगे हमारे पैसे वापस दे, तो वो कैसे आपको पैसे वापस करेंगे? आपने मोबाइल तो आपके पास है। ये हिसाब इनका कि इन्होंने जब क्लेम हमारे फॉरवर्ड कर दिए, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं। इन्होंने क्लेम हमारे फॉरवर्ड किए थे। अब ये ना देने के टैक्टिस हैं इनके कि जी हमने क्लेम फॉरवर्ड नहीं की इसलिए उन्होंने आपके पैसे नहीं भेजे। और भाई पैसे आप लोग को आए तो आपने क्लेम सबमिट किए। मैं जब एहतजाज करके इस्लामाबाद पहुंचा तो 26 मई 2012 जियो के एक लेकिन प्रोग्राम में सना बुच्चा साहिबा के साथ एक प्रोग्राम था, लाइव प्रोग्राम। हैदराबाद रिजवी साहब थे MKM से, कराची से, और इस्लामाबाद चीफ कमिश्नर थे तारिक पीरजादा साहब, वो भी हमारे साथ थे प्रोग्राम में, और ख्वाजा आसिफ साहब थे मुस्लिम लीग नून से। तो जब सना बुच्चा साहबा ने ख्वाजा आसिफ साहब को पूछा कि ख्वाजा आसिफ साहब, इस केस में आप लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल सिटी है, यहाँ पे लोग इस तरह एहतजाज कर रही है, अच्छा तो मुनासिब तो नहीं। तो इनका केस क्या है? उन्होंने कहा जी मुझे जहां तक याद है 7, 8, 9 साल पहले जब ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन ने इनके क्लेम कंपनसेट करना था, उन्होंने मिस हैंडलिंग की इनके केस में। जो डिजर्विंग को इतराक वार फैक्ट्रीज थे उनको इन्होंने कंपनसेट नहीं किया, नॉन डिजर्विंग को कंपनसेट कर दिया। अब वो जो डिजर्विंग और नॉन डिजर्विंग का इशू था, वो तो जब इनकी ख्वाजा आसिफ साहब की हुकूमत 5 साल रही है और ये वजीर आज़म नवाज शरीफ के बहुत करीब थे, आज भी ये करीब है उनके। ये तब क्या कैबिनेट की किसी मीटिंग में नहीं थे कह सकते कि जनाब ये मेरे हल्के से लोग आए हुए हैं, इनका हक बनता है, आप इनका हक दें। इन्होंने अरबों खरबों रुपए की करप्शन तो जनाब की है। वो करप्शन के पैसे से जो इन्होंने आज महलात तैयार किए जहां पे ये ठहरे हुए स्टे कर रहे हैं, इन्होंने वो महलात बनाए अपने बच्चों का साइज देने के लिए। हमारे बच्चों का पेट, हमारे बच्चों के मुंह से निवाला छीन के इन्होंने अपने बच्चे को अकोमोडेट किए। और हम ऐसी कौम से ताल्लुक रखते हैं कि हमारी कौम आज भी कहती है जी ये वापिस आके इक़्तिदार संभाल लें। देखिए हम जिस कौम से हमारा ताल्लुक है, मैं पाकिस्तानी हूं ना, तो मेरे भाई बहन ही है ना जो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब दोबारा आए और इक़्तिदार संभालें। इनको ये, इस कौम को ये नहीं पता कि हमारे हक पे डाका मार के ये लोग जाके वहां पे पैलेसेस में बैठे हुए अपने बच्चों को अय्याशियां करवा रहे हैं, और हमारे बच्चे कहाँ पे धक्के खा रहे हैं। मैं सड़कों पे जलील हो रहा हूँ, मेरे बच्चे भी तंग है ना इस वक्त। मेरे बच्चे कौन सा खुश होकर निवाला रोटी और निवाला खाते हैं? जाहिर है मैं उनसे जुदा हूँ, मैं उनके साथ नहीं हूँ। 8 साल से मैं यहाँ पे एहतजाज इस्लामाबाद कैपिटल सिटी में, तो फिर जनाब मैं अपनी आंख ना बेचूं तो फिर मैं क्या करूं? बताएं, आप बता दें क्या करूं? जितनी मेरी एज है उस एज के हिसाब से तो ना मैं चोरी कर सकता हूँ, ना मैं डकैती कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पुलिस की मार में 3rd डिग्री नहीं इस्तेमाल मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। बजाय इसके जिन बच्चों को मैं अपनी बीवी और बच्चों को उनकी इज्जत बचा रहा हूँ, अपनी बेटियों की, अपनी बीवी, कल को वही मेरी बीवी और मेरी बेटियां जेलों में और थानों में मेरे लिए धक्के खाते फिर, तो बेहतर नहीं जनाब मैं अपना बेच दूँ। बजाय इसके मैं प्रेफर करूंगा, बजाय इसके मैं अपनी अब चोरी करूं, डकैती करूं, फ्रॉड करूं किसी से। केस मेरा सारों के ओपन है, आप भी देख रहे हैं मेरे केस को, आपने भी सर्च किया इस केस को अच्छी तरह देख तो लिया है, इसमें कोई झूठ तो है नहीं। मैं कोई तरह जंग मुतासिर हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन ने मेरे पैसे देने हैं, ओवरसीज मिनिस्ट्री को होल्ड करें मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, और जुल्फी बुखारी साहब से मैं मिल चुका हूँ। उन्होंने आज से 2 साल पहले 2018 में जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अकबर साहब हमारे पास अभी पैसे नहीं है। उसके बाद वो मुलाकात भी उन्होंने की। उन्होंने नईमुल हक साहब, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए, जो PTI से रिलेटेड थे, उन्होंने जो PTI से बिलोंग करते थे, उन्होंने मुझे अपने फोत होने के 4 महीने पहले मुझे ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन भेजा। वहां पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की जो ऑफिशियल थी, अकाउंट डायरेक्टर थी रुखसाना आरिफ साहिबा, उन्होंने मुझे कहा अकबर साहब छोड़े क्राइटेरिया, छोड़े किसी ने क्या लिया क्या दिया, OPF ने क्या खाया क्या पिया, हुकूमत स्टैंड दे दे, हमें पैसे दे, हम आपको पैसे दे देते। तो मैंने कहा जनाब हुकूमत ने अब भी आप लोगों को पैसे देने हमें कंपनसेट करने के लिए, हुकूमत डायरेक्ट नहीं हमें कंपनसेट नहीं कर सकती। देखिए ये चाहे तो कर सकते हैं,
ये ओवरसीज पाकिस्तानी से फंडिंग तो करवाने चले जाते हैं। जो इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो भी कहते थे कर्ज उतारो मुल्क संवारो, ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क का सरमाया। ओ भाई ये सरमाया तो तब तक हम होते हैं जब तक हम कमा रहे होते हैं। मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी से अपील की है कि देखें आप इनको भी, तो ये रिसेंटली पीएम साहब जब लास्ट टाइम गए अमेरिका तो इन्होंने जाके वहां पे अपील की थी जी कम से कम $1000 फी पाकिस्तानी पे करे। वो भाई वो $1000 जो पे करे वो पाकिस्तानी 1,60,000 रुपया बनता है। वो ओवरसीज पाकिस्तानी आपसे ये सवाल कर लें कि जनाब वो जो हम पैसे दे रहे हैं, लोग अपनी आंखें बेचते फिर वो पैसे आप किधर खर्च कर रहे हो? ये कह देते हैं जी जो साबका हुकूमतों ने कर्जे उठाए थे हम 55 अरब 60 अरब रुपए तो उनके सूद अदायगी करें। वो भाई जो साबका हुकूमतों ने कर्जे उठाए थे वो हमने नहीं खाए हुए, जिन्होंने खाए वो बाहर बैठे उनको लाए पाकिस्तान, उनसे ले पैसा। जो आप कह देते हैं जी पाकिस्तान का फी बच्चा 10-10 लाख रुपए का मकरूज है, वो भाई 10 लाख रुपया मुझे दें। मेरे 5 बच्चे, मैं, मेरी बीवी, 7 अफराद हैं घर के, मुझे दें 70 लाख रुपए। 5 साल के लिए मुझे दे दे 70 लाख रुपए। 5 साल बाद आपको 70 लाख भी वापस करूंगा और अपने आप को स्टैंड भी कर लूंगा। दिया आपने कुछ नहीं, पैसे हमसे वसूली हो रही है। बिजली के बिलों में टैक्स हम पे कर रहे हैं, पेट्रोल में हम टैक्स पे करते हैं, गैस के बिलों में हम टैक्स पे करते हैं, हर किस्म का तो हम टैक्स पे कर रहे हैं जी। कैसे ये कौन कहता है, मुझे ये समझ नहीं आती। रोजाना टीवी पे मुख्तलिफ एंकर्स बैठे होते हैं, मुख्तलिफ जो आते हैं, जो टॉक शो करने के लिए हुकूमती लोग भी होते हैं, जो अपोजिशन के हैं वो भी बैठे होते हैं जी पाकिस्तानी कौन टैक्स पेड नहीं है। और भाई कैसे टैक्स पेड नहीं है? हम एक पेप्सी पीते हैं तो उसका टैक्स हम पे करते हैं। हम टैक्स देते हैं दुकानदार को, दुकानदार देता है जहां से होलसेल की परचेजिंग की होती है, होलसेल वाला आगे जहां से कंपनी से खरीदता है उसको देता है टैक्स। कंपनी हुकूमत को टैक्स दे रही है, टैक्स तो हम दे रहे हैं। ये किस तरह का आप लोगों ने हमें लॉलीपॉप दिया हुआ है? और ये कौम बेवकूफ है, ये कहती है नहीं हम वाकई टैक्स पेड नहीं हो। भाई एक बच्चा टैक्स पेड है, यहाँ पे जो भीख मांग रहा है वो भी टैक्स पेड है, उसने भी जो रोटी लेनी है, आटा लेना, वो टैक्स दे रहा है। आटे की बोरी से फ्री मिल रही है। वो जो दाल लेता है उस पर टैक्स नहीं देता। जो दुकानदार से हम लेते हैं वो दुकानदार को आप माफ करते हैं टैक्स, उससे टैक्स नहीं लेते आप लोग, हम तो दुकानदार को देंगे ना। अब 2-2 रुपए टैक्स तो ये कौम जमा करवाने से रही। और पूरी दुनिया में किसी कौम ने भी ये पेनिस के हिसाब से किसी ने टैक्स नहीं पे किया हुआ। यही सिस्टम चलता है कि हम लोग शॉपकीपर को देते हैं, शॉपकीपर आगे होलसेलर को देता है, होलसेलर कंपनी को देता है, कंपनी वाले हुकूमत को पे करते हैं। ये सिस्टम चलता है। क्यों अवाम को टोपियां यार पहना रहे हैं आप लोग? सिंपल सी बात है, हुकूमत नहीं चलती, इस्तीफा दें, घर जाए, किसी और को आने दें। यकीन करें पीपल्स पार्टी होती आज इक़्तिदार में तो मैं इस तरह रो ना रहा होता आपके चैनल पे बैठ के। मुझे 2013 में किसी जराये से, मैं जराये नहीं बताऊंगा, अपने ज़रार अजीज साहब और फरदुल्लाह बाबर साहब ने मेरी मुलाकात करवाई थी प्रेसिडेंट जरदारी साहब से। उन दिनों में हमारा सो प्रोटेक्शन था सुप्रीम कोर्ट में। तो जरदारी साहब ने मेरी सारी बात सुनकर उन्होंने कहा था अकबर साहब अगर आपके केस पे सो मोटो ना होता तो मैं आपको इसी वक्त आपके एक बंदे को 24 घंटों में क्लियर करता, इनको आपको पेमेंट करवाता। लेकिन हमारी मजबूरी है, सो मोटो एक्शन है और हम इस तरह कुछ आपका हल निकाल नहीं सकते। अगर हम हल निकालेंगे तो कल को हम लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कटहरों में हम लोग खड़े होंगे, हमें का पूछा जाएगा कि हम लोग जो केस जो हमारे पास था सो मोटो था तो आप लोगों ने पेमेंट क्यों कर दी। आज यकीन करें मैं जोड़ियां उठा के दुआ करता हूँ कि ये हुकूमत जाए और पीपल्स पार्टी आ जाए। मैं पीपल्स पार्टी का वोटर सपोर्टर नहीं हूं, ना मैं पीटीआई का हूं, ना मैं नून लीग का वोटर सपोर्टर हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का वोटर सपोर्टर नहीं हूं। और ना मैं ये सब कुछ करके कोई पॉलिटिकल लीडर, आई डोंट वांट टू बिकम अ पॉलिटिकल लीडर। ये बिल्कुल गलत है। मैं तो सिर्फ हक मांग रहा हूं और वो हक भी हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, जो पहली तकरीर इन्होंने की थी, मैं उस पर मरा हूं। जो इन्होंने कहा था जी कौम करप्शन के खिलाफ उठ खड़ी हो तो हम करप्शन को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। ये इनका डायलॉग था, ये इनका सेंटेंस था जो मुझे ले डूबा है। मैं इसी चक्कर में 2 साल से जलील होता फिर कि बाकी यार ये करप्शन खत्म करेंगे, कुछ नहीं करना। इन्होंने टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी है जी, जो पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी और ये टारगेटेड है। अगर अकाउंटेबिलिटी होनी हो तो प्राइम मिनिस्टर होल्ड कर रहा है, हमारी जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, ये होल्ड कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्ट्री को। इनकी अपनी मिनिस्ट्री में करप्शन है। मैं करप्शन के एविडेंस दे चुका हूं पाकिस्तान सिटीजन कोर्ट में। नथिंग, रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड, ये आंसर है इनका। तो फिर ये कौन सी करप्शन खत्म कर रहे हैं जी? क्यों अवाम को टोपी पहना रहे हैं? अवाम बेवकूफ है जो ये नारा लगाते हैं, इनके जलसों में जाके नाचती कूदती रहती है, नाचते रहे हैं। और जो वो नून लीग वाले पीपल्स पार्टी वो बनी हुई है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बन गया कि पता नहीं मूवमेंट बनी है, किस तरह की इनके नाम इन्होंने किस तरह मुश्किल नाम रखे, जो मेरे जैसे बंदे को भी नहीं पता चलता कि क्या इन्होंने अपनी पार्टीज के नाम रखे हुए। वो भी धोखा दे रहे हैं। उन्होंने करप्शन की हुई है, सारी दुनिया बच्चा जानता है उन्होंने करप्शन की हुई है।
वो आज कहते हैं जी हम अवाम का केस लेके अवाम का मुकदमा लड़े। ओ भाई तुम लोग अवाम का मुकदमा नहीं लड़े, अवाम बेवकूफ नहीं, अवाम सियानी हो चुकी है, आप लोग अपने मुकदमे लड़ रहे हो। हकीकत में आप लोग रिलीफ चाहते हो इन पे दबाव डाल के इस हुकूमत पे, लेकिन अवाम कहां जाए, हम कहां जाए। हम जब एहतजाज करने इस्लामाबाद आए थे तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, 2 साल पीपल्स पार्टी ने गुजार लिए, उसके बाद 5 साल पूरे किए नून लीग ने। और हमारी बदकिस्मती ये है कि देखिए जब 26 जून 2014 को हमारा डिसीजन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया, उन्होंने कहा जी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन एक कमेटी तश्कील दे, उसमें डायग्नोज करे जो कोई इराक वार इफेक्टिव जो डिजर्विंग है उनको पेमेंट कर दें। अब जाहिर है 1.5-2 महीने आप भी समझते हैं, ऑडियंस भी समझ रहे हैं कि 1.5-2 महीने तो लग जाते हैं जी आम अदालतों से वो कॉपियां लेते हुए जो डिसीजन होते हैं, रजिस्टर्ड कॉपी, टेस्टेड कॉपीज मिलती है। अच्छा, टेस्टेड कॉपी लेते लेते अगस्त में 2014 में आ जाता है धरना इमरान खान साहब का। अब ये धरना एन डी चौक में बैठे हुए थे, अब वहीं पे सारे इदारे हैं, ओपीआरपी वहां पे है, सुप्रीम कोर्ट भी वहां पे है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट भी वहां पे, तो सारा कुछ तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया। वो 6 महीने ऐसे गुजरे, फिर आगे पनामा में हमारी वो साबका हुकूमत ऐसी उलझी, उन्होंने सारे केस ही पेंडिंग कर दिए। बेड़ा गर्क तो इन्होंने किया, जो मौजूदा हुक्मरान है इन्होंने बेड़ा गर्क किया। इन्हें पता है कि इनके धरना देने से कितने नुकसान हुए, अब इनको चाहिए ना कि वो नुकसान जो इनकी वजह से वो उनको अजाला दे। ये क्या अजाला कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मेरे आना जाना देखो। आप इस तरह काम नहीं चलता। आप ओवरसीज पाकिस्तानी से हेल्प लेना चाहते हो तो ओवरसीज पाकिस्तानी को हेल्प दो। तो मैं तो समझता हूँ वो ओवरसीज पाकिस्तानी बेवकूफ है जिनको हेल्प आउट कर रहे हैं। इनसे सवाल करें कि भाई ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी से ये भी सारे मुबादला कमा के इस मुल्क को देते रहे, इनका ये मुसीबत में है, इनके आए हुए पैसे आप लोग खा गए, इनको तो हक दे लो। कैनेडियन क्राइटेरिया क्या है? देखिए, कैनेडियन क्राइटेरिया जो डेफिनेशन इसकी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की अपनी वेबसाइट पे है, वो कैनेडियन क्राइटेरिया के ऐसे इलाके 1992 का 1995 जो पहला फेज रजिस्टर्ड हुआ था कुवैत इराक जंग मुतासरीन का, ऐसे कुवैत इराक जंग मुतासरीन जो ऐसे इलाकों में रह रहे थे जहाँ पे जंग ज़्यादा हालात थे, कर्फ्यू जैसे हालात होने की वजह से वो इन 1992 था 1995 अपने क्लेम रजिस्टर नहीं करवा सके। अब जो इन्होंने 1992 तो 1995 जो क्लेम रजिस्टर्ड हुए हैं, ना वो कैनेडियन क्राइटेरिया के शिकार थे, ना हम लोग कैनेडियन क्राइटेरिया का शिकार हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 1947 से लेके 1965 तक और 1965 से लेके 1971 से लेके ऑनवर्ड अब तक पाकिस्तान के कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पे जंग जैसी जंग भी लगी हो। 2 जंगें हुई है ना जी हमारे पाकिस्तान में, 1965 और एक 1971 की जंग। उनमें भी ऐसे एरियाज नहीं थे जहां पे नो गो एरियाज हो गए थे, वहां से कोई बंदा आ नहीं था सकता और वहां पे कोई जा नहीं था सकता। कैनेडियन क्राइटेरिया बेसिकली उसके लिए यूज होना था, लेकिन इन्होंने पैसे ना देने के लिए कैनेडियन क्राइटेरिया यूज किए। ये कैनेडियन क्राइटेरिया की डेफिनेशन है कि अगर आप लोग ऐसी जगहों पे थे जहां पे कर्फ्यू जैसे हालात थे, आप नहीं आ सके। देखिए 3 साल तो कई पाकिस्तान का कोई भी ऐसा एरिया नहीं जहां पे 3 साल के लिए कर्फ्यू लगा हो या जंग ज़दा हालात। तो हमारे साथ जो खड़े 2003 में जो क्लेम रजिस्टर्ड हुए, हमारे साथ खड़े मेरे अपने गाँव का एक ही स्ट्रीट के हम लोग रहने वाले, उसको पैसे मिल गए, मुझे नहीं मिले। आए हम दोनों कुवैत से हैं। मेरी बर्थ कुवैत की है, वो 4 साल से कुवैत में मुकीम था। 1986 में कुवैत गया, 1990 में जंग हुई, वो वापस आ गए, उन्होंने क्लेम रजिस्टर्ड किया, उनको मिल गया $35,000। मेरी पैदाइश वहां की, मैं बिजनेस अपना करता था, हर चीज की एविडेंस ही है, मुझे कुछ नहीं मिला। नाज़रीन, आपने इनकी सारी हिस्ट्री सुनी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मेरा आपसे सवाल है कि कब तक ये जुल्म जारी रहेगा? ये तो रियासत मदीना बननी थी। रियासत मदीना में ऐसा तो नहीं होता जिस तरह इनके साथ हुआ। रियासत मदीना में ये कहाँ से नौबत आ गई कि एक बंदा अपनी आँख बेचने तक आ गया। इनके किस वजह से ऐसे हालात बने? नाज़रीन, ये स्टोरी 30 साल की स्टोरी है। ये 1 या 2 साल या 8 साल की स्टोरी नहीं, 30 साल की। 30 साल की ये एक जुर्म की जो दास्तान है, तो एक एपिसोड में ये कवर नहीं हो सकती। तो अपने मेज़बान मोहम्मद अली ख्याली को इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने भी देखा, हमने भी देखा। अब आप ये फैसला करेंगे कि इनकी आंख
हम किस तरह बचा सकते हैं। पिज्जा अपने असली टेस्ट और जायके के साथ अब आपके शहर कोटला में 25 साल तजर्बाकार शेफ का तैयार करदा पिज्जा और पिज्जा के साथ साथ बर्गर, शवारमा, पराठा रोल, हॉट क्रिस्पी विंग्स, चिकन ग्रिल विंग्स और बहुत सारी आइटम्स। नीज फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम, जायका ऐसा जो आप भूल न पाएं। लकी पिज्जा एंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट, नज़द सूफी जी नान चने वाले, भिम्बर रोड, कोटला, अरब अली खान।